हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर बढ़िया बढ़िया बातें लगभग सारी कर ली हैं। और कोई दिक्कत है या किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम या किसी टाइप का आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। ठीक बात है ना। अच्छा, आज मैं शुरू करूँगा यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर सेकेंड के अंदर न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग, ये अपना टॉपिक होगा। क्या बताया मैंने? न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग। प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन। ठीक बात है। अब देखो कि न्यून ताप, भौतिकी के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो न्यून तापों पर ही प्रेक्षित होती हैं। जो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता हमेशा न्यून तापों पर ही संपन्न होती है। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि न्यून ताप किस किस विधि से आप फाइंड आउट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें एक दो तो आपको भी मालूम है मेरे हिसाब से। एक तो है कि मिश्रण के द्वारा जो विधियाँ हैं, जो मोस्ट है वो अपन डिटेल में बाद में करूँगा। जो विधियाँ हैं, एक दो का नाम लिख रहा हूँ। नंबर 1 लिखा मैंने मिश्रण। जब आप मिश्रण बनाते हो तो भी न्यून तापों का उत्पादन होता है। किस प्रकार होता है अभी देखो बात करता हूँ। जैसे मान लो आपको पता है कि बर्फ का जो गलनांक है, बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट है, वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे ही आप बर्फ के अंदर नमक मिला देते हो, आपने क्या बना दिया है? मिश्रण बना दिया। क्या बना दिया? मिश्रण बना दिया। जैसे ही बर्फ में नमक मिलाते हो यानी मिक्सचर बनाते हो तो होता क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, ये कम होके लगभग -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने नमक कितना मिलाया है। ठीक बात है। ये बहुत सारी कंपटीशन में भी एक ये एग्जाम्पल आता है कि बर्फ में नमक मिला देते हो तो गलनांक कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे कम हो जाता है। और ये पूछ रहे कि कितना, तो आप -22 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो। बात याद होगी मेरे हिसाब से इतनी। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये टेम्परेचर डाउन क्यों हुआ। तो देखो इसका जो आंसर आप ऐसे दे सकते हो। जैसे आपने बर्फ में से आपने क्या किया, आपने नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। बर्फ को पिघलने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। बर्फ को पिघलने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। और ये ऊष्मा ये किधर से आती है? जो भी आपने मिलाया है, मिक्सचर किया है, उसमें से लेती है। तो जैसे ही इससे ऊष्मा ले लेगी तो इसका या फिर मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाता है। तो ये आपका जो मेथड नंबर फर्स्ट है। दूसरी जो विधि है उसका नाम है वाष्पन। वाष्पन विधि को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि गर्मियों के दिनों में कूलर है वो ठंडी हवा देता है, क्यों? या फिर आपने ये पढ़ा होगा कि मटके का पानी ठंडा होता है, क्यों? तो इसका आप एक ही आंसर देते हो, वाष्पीकरण। क्या आंसर देते हो? वाष्पीकरण आंसर देते हो। तो देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही ये आप किसी पात्र के अंदर ये आपने द्रव ले लिया या फिर आपने बोल दिया कि ये पानी ले लिया आपने, ये डाल देता हूँ। अब होता क्या है, एक तो थोड़ी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। कईयों के दिमाग में एक बात रहती है कि पानी का वाष्पीकरण 100 डिग्री सेल्सियस, गलत बात है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की केवल भाप बनती है, लेकिन वाष्पीकरण जो है वो किसी भी ताप पर हो सकता है। आपने कई बार ये सुना होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा कि गर्मियों में पानी, ऐसे लिखना बहुत गलत है कि भाप बन के उड़ जाता है, गलत बात है। लिखना क्या चाहिए? गर्मियों में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, क्योंकि गर्मियों का टेम्परेचर जो है वो 40-50 के आसपास रहता है अपना। तो उस टाइम के अंदर क्या होता है? वो वाष्पीकरण होता है। तो देखो जैसे ही देखो गर्मी पड़ती है तो ये पानी वाष्प बन के उड़ता है। क्या बन के उड़ गया? आपका वाष्प बनकर उड़ गया। पानी को वाष्प बनने के लिए यानी एक प्रकार की अवस्था परिवर्तन हो गया। ये तो होगी द्रव और ये क्या होगी? आपकी गैस होगी। अवस्था परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा चाहिए।
कौन सी ऊष्मा चाहिए? गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। और ये लेटेंट हीट कहाँ से मिलेगी? दरों से मिलेगी। जैसे ही देखो आपका दर गैस में बदलेगा या फिर वाष्प में बदलेगा तो ये लेटेंट हीट के बराबर इसने ऊष्मा ले ली। यानी मेन बात ये है कि इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई? इसकी आंतरिक ऊर्जा आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा का मतलब ही क्या है? टेम्परेचर है। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण के द्वारा भी न्यून तापों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये तो देखो दो नॉर्मल विधियां अपनी हो चुकी हैं। आगे मैं बात करता हूं जूल थॉम्सन प्रसार की बात करता हूं। जूल थॉम्सन प्रसार क्या है और इसमें प्रयोग किस प्रकार से किया गया उसकी अपन बात करते हैं। तो ये लिखा, तीसरी जो विधि है, नाम लिख देता हूं एक बार, तो तीसरी विधि है जूल थॉम्सन प्रसार, पूरा नाम है जूल थॉम्सन। और चौथा है अपना रुद्धोष्म विचुंबकन, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो चौथा क्या लिखा मैंने? रुद्धोष्म विचुंबकन। अपन इन दो की बात करेंगे अपने एग्जाम की दृष्टि से। जो बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम है उसकी दृष्टि से दोनों क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं। मैंने क्या बात बोली? एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक बात है। फिर बाद में पांचवी विधि का नाम और लिखना चाहो तो वो आपका हो सकता है रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार का एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास लूँ तो ये है कि जैसे मान लो टायर की ट्यूब का फटना, वो क्या है? रुद्धोष्म प्रसार है। उसमें आपने देखा होगा कि वो गैस है वो क्या है? आपको ठंडी लगती है। चलिए मुख्य मुद्दे पे आते हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा अपना वो क्या होगा? जूल थॉम्सन प्रसार, इसी को बोल देते हैं जूल केल्विन प्रसार। देखो इसमें किया क्या? जूल और थॉम्सन के इस प्रयोग के अंदर या इस प्रसार के अंदर हुआ क्या था वो देखो थोड़ा सा। किसी गैस को, किसी वास्तविक गैस को एक सरंध्र डॉट पोरस प्लग में से गुजारते हैं, पोरस प्लग में से गुजारते हैं। यह आपका सरंध्र डॉट है मान लो, इसमें से गैस को गुजारा। जब ये गैस बाहर निकलती है तो ये ठंडी यानी इसके ताप में कमी हो जाती है या ताप में परिवर्तन हो जाता है, ताप परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही या इसको ही क्या बोलते हैं? जूल थॉम्सन सिद्धांत बोलते हैं। और ये जो प्रसार किया है इसी को क्या बोलते हैं? जूल थॉम्सन प्रसार बोलते हैं। बात समझाई मेरे हिसाब से? इसका नाम मैंने क्या बताया था? ये पोरस प्लग बोल दो या सरंध्र डॉट बोल दो, सरंध्र डॉट। आपसे पूछे कि ये प्रसार होता क्या है तो आप क्या बताओगे? आपको केवल इतनी बात बतानी है, जब किसी गैस को, वास्तविक गैस को सरंध्र डॉट में से गुजारते हैं तो ताप परिवर्तन प्रेक्षित होता है। इसी घटना को जूल थॉम्सन सिद्धांत कहते हैं तथा इसी प्रसार को जूल थॉम्सन प्रसार कहते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि थॉम्सन की जगह केल्विन भी लिखा हुआ आ सकता है। बात याद होगी, समझ आ गई मेरे हिसाब से। फिर बाद में मुख्य मुद्दा ये है कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ज़्यादातर यहाँ मैंने लिखा ताप परिवर्तन। इसके पीछे रीजन है, ज़्यादातर गैसें तो क्या हैं? ज़्यादातर गैसें तो ताप में कमी को दर्शाती हैं, लेकिन कुछ गैसें वृद्धि को भी दर्शाती हैं। यानी अगर आप प्रसार करते हो तो ज़्यादातर गैसें कमी को दर्शाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं ये वृद्धि को दर्शाती हैं। क्यों दर्शाती है अपन बाद में बात करेंगे, अगले किसी वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। बात समझ आएगी मेरे हिसाब से? अब बात ये आती है कि ज़्यादातर गैसें यहाँ पर कमी को क्यों दर्शाए, कमी क्यों हुई, या सरंध्र डॉट में से गुजारा तो गैस के टेम्परेचर में कमी क्यों हुई? तो देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये गैस, इसको यहाँ तक कर देता हूँ, यह आपकी गैस है। इसमें मैंने जानबूझ के एक डब्बे के अंदर लिया है, ये गैस है। जैसे ही ये गैस इसमें से गुजरेगी प्रसार होगा। प्रसार होने का मतलब जो अणु पास पास थे वो दूर दूर हो गए, जो अणु पास पास थे वो क्या हो गए? आपके दूर दूर हो गए। आपको ये आपका पढ़ा हुआ है बार बार कि गैसों के, वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य एक इंटर एटॉमिक फोर्स लगता है, अंतराण्विक बल लगता है, अंतराण्विक बल लगता है। तो देखो इसको एक बार मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब बात सुनो एक मिनट, यहां पर ये दो जैसे अणु ले लिए अपन ने, मॉलिक्यूल ले लिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या जो भी है थोड़ी सी है। ये अणु जब इनका प्रसार होगा तो ये हो गए दूर दूर हो गए,
अब चूंकि आपको पता है कि अणुओं के मध्य अंतराणविक बल लगता है, इनको दूर होने के लिए कार्य किया जाएगा, गैस के द्वारा कार्य करना पड़ेगा या किया जाएगा। और जब गैस कार्य करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या आ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी। और इसी कारण गैस के टेम्परेचर में कमी हो जाती है। यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा और है, ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्रसार है ये वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणुविक बलों की भी पुष्टि करता है। बात याद होगी। बहुत ही सिंपल बातों में अगर मैं बात करता हूं तो 3 ही लाइन याद करनी है। सरंध्र डॉट में गुजारने पर, सरंध्र डॉट में से गुजारने पर गैस ताप में कमी प्रेक्षित करती है। गैस के ताप में क्या होती है, कमी होती है। और इसी प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं और इसी प्रसार को जूल थॉमसन प्रसार कहते हैं। कमी क्यों होती है, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य जो अंतराणुविक बल लगता है, अगर वो दूर दूर जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा गैस को, गैस कार्य करेगी तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। इसके बाद में आप बोल सकते हो, इसके बाद में कि ये जो प्रसार है, ये जो प्रभाव है, ये किसकी पुष्टि करता है कि अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य क्या लगता है, अंतराणुविक बल लगता है। अब आगे बात आती है, इस प्रसार के अंदर प्रयोग किया गया, अरे जूल थॉमसन प्रसार का प्रयोग किस प्रकार से है। देखो लिखा हुआ बुक के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो सारी बातें याद हो जाएंगी। सेम लैंग्वेज कभी याद नहीं करनी चाहिए और याद रहती भी नहीं है। क्या कुछ था, मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा यह है कि प्रसार करना है। और किस में से गुजार के, सरंध्र डॉट में से गुजार के। सरंध्र डॉट जैसे मान लो आप इंग्लिश में अगर हो तो पोरस प्लग में से गुजारना है। बात समझ आ गई सबके। तो देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको थोड़ा सा गौर करना उस पर। एक मिनट भाई, ये बढ़िया नहीं बना, ये कर दिया। डायग्राम अच्छा या बुरा नहीं है, आपके समझ में कितना आता है उसकी बात करेंगे अपन। ये थोड़ा मोटा मोटा इस प्रकार से कुछ हो गया, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। अरे इसको यूं कर दो ना, क्यों ठीक है ना। इसके इस साइड में हम इस साइड में क्या है, मैं 1 मिनट में लिखता हूँ। ये नली का है तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ये क्या हो गया, चलो इसको ऐसे करो, गलत हो गया थोड़ा। ये बन गया, ठीक है ना। ये सर्पिलाकार कुंडली एस है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैनोमीटर लगाएंगे और मैनोमीटर यू आकार की नली होती है, सबको पता है कैसी नली होती है, यू आकार की नली होती है। इसके अंदर ये लिक्विड डाल रखा है, ये लिखा एम। इसके बाद में यहाँ मैं पोरस पॉट लगा रहा हूँ। पोरस पॉट किस प्रकार से बनता है, पोरस प्लग, पॉट नहीं भाई। इसके बारे में अभी 1 मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। इसको नाम दे दिया बीबी। और ये जो पूरा सिस्टम है किसी लकड़ी वाले पात्र के अंदर यूँ रख दिया, ठीक है ना। ये नली ए नाम दे दिया इसको और ये कैपिटल बी नाम दे दिया। यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर की कुंडलियाँ हैं, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। गैस इधर से यूँ आएगी
और इधर से बाहर निकलेगी। इस पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को किसी एक समान ताप के यानी पानी के अंदर रखते हैं। रिजर्वर है ये क्या आपका पानी है, ये है जल, शीतल जल, ठंडा पानी। यहाँ पर फिर एक कंप्रेसर लगा देते हैं हम। कंप्रेसर के अंदर वो गैस डालते हैं जिसको आप शीतलित करना चाहते हो, जिसको आप ठंडा करना चाहते हो। ये क्या आपका सी है, एस। ये मैनोमीटर बताई दिया, इसकी डिज़ाइन पे मत जाना भाई, अच्छा समझना इसको, ये बताई दिया। अब आओ देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है। आपके सामने एक बार थोड़ा सरसरी नज़र से बोलता हूँ, ये कंप्रेसर है, संपीड़क है। इसमें उस गैस को डालते हैं जिस गैस को आप संपीड़ित करना, इस गैस को डालते हैं जिसका आप टेम्परेचर कम करना चाह रहे हो। संपीड़क क्या करता है आपको सबको मालूम है। इसमें से डाली गई गैस को जब ये दबाते हैं इधर से, तो ये एक सर्पिलाकार नली एस है, इसमें से गुजरती है। फिर ये एक आपको एक पात्र दिखाई दे रहा होगा लोहे का या स्टील का, इस पात्र के अंदर आती है। फिर बाद में बात आती है कि ये W तो क्या है, ये W लिख दिया, W तो आपके पास में रुई है। फिर बाद में B, स्मॉल b और स्मॉल b ये क्या है, ये कोई जैसे इस प्रकार यूँ मान लो कि ये प्लेट है और इसके अंदर आपने छिद्र कर दिए, एक प्लेट इधर लगा दी, एक प्लेट इधर लगा दी, छिद्र कर दिए। अरे यूँ समझना, ये आपके पास में क्या है, दो प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों के अंदर छिद्र कर रखे हैं और बीच में क्या डाल रखी है, रुई डाल रखी है। फिर इसके चारों तरफ, इधर नहीं, इसके चारों तरफ रुई लपेट कर, इसके अंदर भी रुई डाल रखी है। अच्छा, इसके चारों तरफ रुई लपेट कर इसको इसके अंदर डाल देते हैं। कैपिटल बी और बी क्या है, ये कोई लकड़ी के स्टैंड मान लो, कुछ मान लो, जिसके अंदर आपने इसको फंसा रखा है। बात याद होगी सबके। अब देखो इसमें एम क्या है, मैनोमीटर है, मैनोमीटर दाब मापने का काम करता है। T1 T2 क्या है, ये प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर जो है उसकी कुंडलियां हैं जो कि टेम्परेचर मापते हैं। बात क्लियर होगी सबके। अब देखो यूँ समझो, यहाँ जिस गैस को संपीड़ित करना होता है वो डाला, प्रेशर लगाया, संपीड़ित होगी, वो यहाँ से गुजरेगी और यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ का टेम्परेचर मापने के लिए, गैस का प्रारंभिक ताप मापने के लिए आपके पास में ये थर्मोमीटर लगा हुआ है जिसमें T1 नोट कर लेंगे। यहाँ का दाब मापने के लिए मैनोमीटर लगा हुआ है, इसके द्वारा आप क्या नोट कर लोगे, P नोट कर लोगे, ठीक है। जैसे ही ये गैस इसमें से प्रसारित होकर बाहर निकलेगी, जब ये बाहर निकलती है तो टेम्परेचर मापने के लिए आप T2 नोट कर लेते हो। यहाँ का दाब मापने के लिए, यहाँ का दाब, चूंकि ये दाब बाहर जब गैस निकलती है तो वायुमंडल के कांटेक्ट में है, तो यहाँ का जो दाब होगा वो बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अपन क्या देखते हैं कि जैसे वो गैस बाहर निकलती है तो टेम्परेचर में कमी प्रेक्षित होती है, ठीक बात है ना। अब देखो इसके 3-4 एक निष्कर्ष निकलते हैं जो कि अपनों को याद भी रखने चाहिए। निष्कर्ष नंबर 1 ये है कि जैसे इस उपरोक्त प्रक्रम थ्रॉटलिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एंथैल्पी को नियत रखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रोसेस में से किसी गैस को गुजारते हैं तो तापांतर दर्शाती है, यानी जो वास्तविक गैसें हैं वो क्या दर्शाती हैं, तापांतर दर्शाती हैं। ये तो हो गया अपना पहला, बात याद होगी सबके। दूसरी जो बात है वो ये होगी अपनी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़कर, H व He को छोड़कर सभी गैसें शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं। सभी गैसें क्या दर्शाती हैं, शीतलन प्रभाव दर्शाते हैं। इसके बाद में सभी वास्तविक गैसों के लिए एक व्युत्क्रमण ताप होता है, व्युत्क्रमण ताप होता है। व्युत्क्रमण ताप से अगर प्रारंभिक ताप कम है, प्रारंभिक ताप आपका क्या है, कम है, तो उनका शीतलन होता है, उन गैसों का क्या होता है, शीतलन होता है। यानी जिन गैसों के लिए प्रारंभिक ताप का मान व्युत्क्रमण ताप से कम है तो उनका क्या होता है, शीतलन होता है। तो निष्कर्ष नंबर 3 ये निकला। नंबर 4 ये निकला कि अगर इनके बीच का ये जो दाबांतर है,
ये अगर दाबांतर आप जितना ज़्यादा रखोगे ताप में अंतर भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी तापांतर समानुपाती क्या होता है, दाबांतर। यानी जितना ज़्यादा दाबांतर है गैस के टेम्परेचर में कमी उतनी ही ज़्यादा होती है। एक बार दोबारा समझना इस बात को, निष्कर्ष क्या क्या निकले। पहले मैंने लिखा सभी वास्तविक गैसें तापांतर दर्शाती हैं। इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर, इस उपरोधी प्रक्रम के अंदर तापांतर दर्शाती है, मेरे हिसाब से आपके याद हो गया। फिर बाद में लाइन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर सभी गैसें हैं वो शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम क्या दर्शाती हैं, तापन प्रभाव, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ता है इस प्रक्रम के अंदर। इसके बाद में इसमें क्या बताया मैंने कि सभी वास्तविक गैसों के लिए क्या होता है, एक व्युत्क्रमण ताप होता है। अगर किसी गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से ज़्यादा होता है तो उसका तापन, और कम होता है तो उसका शीतलन होता है। फिर मैंने ये बताया ताप में जो कमी है वो दाबांतर के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से ये आपने पूरा कर लिया। एक बार दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपने क्या सीखा। उम्मीद है कि ये निष्कर्ष आपके याद हैं। यहाँ क्या सीखा आपने, यहाँ आपने ये सीखा है, ये जो प्रोसेस है यह संपीड़क के अंदर उस गैस को डालते हैं जिसका शीतलन करना होता है, फिर इसको उच्च दाब पर इसमें से गुजारते हैं। ये एक सर्पिलाकार नली है, स्पाइरल ट्यूब है। फिर यहाँ पहुँचती है, यहाँ का टेम्परेचर अपन T1 से माप लेते हैं और यहाँ का दाब मापने के लिए आपके पास में मैनोमीटर लगा हुआ है, ठीक बात ना। फिर बाद में आपके यहाँ 2 एक बात आपके समझ आनी चाहिए। आपने क्या लिखा, सबसे पहले W क्या है, W कोई कुचालक पदार्थ बोल दो या फिर रुई है, ठीक है ना। स्मॉल b और स्मॉल b क्या है, मैंने ये बताया था कि वो धातु की प्लेटें हैं जिनमें छिद्र किए हुए हैं। ये दोनों धातु की प्लेटें रख दी, बीच में रुई डाल दी, फिर इसके ऊपर यूँ रुई लपेट के कैपिटल B और B के बीच में इसको डाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है, यहाँ जो गैस है बाहर के वातावरण से आइसोलेटेड हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है। बात समझ आ गई सबके। जैसे प्रेशर से गैस आएगी वो गैस इसमें से बाहर निकलेगी। बाहर का टेम्परेचर मापने के लिए आपके पास T2 लगा हुआ है और यहाँ का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ये भी याद होगा सबके। फिर बाद में ये एक जल कुंड के अंदर इस apparatus को रख दिया, उपकरण को रख दिया। ये इसलिए किया कि प्रारंभिक ताप है वो समान बना रहे T1 आपका क्या हो, समान बना रहे। तो देखो आज के दिन मैं इतना ही करूँगा। इसका जो सिद्धांत है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।